राम राम सारे आ रहे। आज है हमारा वेलापन का 23वां साल और 10वां दिन। और आज के एपिसोड में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पर बहुत सारी अपडेट है भाई। आज तो शुरुआत से हमको मैराथन चालू करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी बार्सिलोना से, क्योंकि भाई वहाँ पर अब यहाँ पर ट्रांसफर मार्केट के अंतिम उस समय में कुछ चुनिंदा घंटों की अगर हम बात करें तो भाई बार्सिलोना यहाँ पर हद से ज़्यादा एक्टिव है। और क्या हम कह सकते हैं कि बार्सिलोना फैंस को इस चीज़ के लिए एक्साइटेड होना चाहिए? पार्शली यस, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें तुमको पता है और कुछ चीज़ें तुमको नहीं पता है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर लेंगलेट की, तो भाई लेंगलेट यहाँ पर अब एस्टन विला जा रहे हैं। टॉटनम में उनका लोन स्पेल ठीक है, आप कह सकते हो अबव एवरेज था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर टॉटनम ने यहाँ पर डिसाइड किया कि वो लेंगलेट को परमानेंट बेसिस पे नहीं खरीदना चाहते। इसी के साथ ही भाई यहाँ पर एस्टन विला उनाई एमरी के अंडर यहाँ पर अब लेंगलेट आने वाले हैं। ठीक है यार, मेरे को लगता है कि अबव एवरेज प्लेयर है, एक मौका मिलना चाहिए अपने आप को रीइग्नाइट करने का। इसी के साथ यहाँ पर भाई अंसु फाटी टू टॉटनम हमको कंफर्म होता हुआ दिख रहा था लगभग 90%। एंड इसके पीछे का चांस ये है कि भाई अगर हम यहाँ पर एंगले चोदलेपोग्लू की बात करें तो वो एक ऐसा मैनेजर है जो कि यंग प्रोस्पेक्ट को एक अच्छा डेवलप कर सकता है। और इस समय बार्सिलोना को यही चाहिए कि भाई अंसु फाटी लोन पे जाए और एक अच्छे से डेवलप्ड होकर आए और शायद से हमको फ्यूचर में हेल्प कर सकता है। या फिर अगर वो इवन इफ अगर हमको बार्सिलोना के लेवल पे हेल्प ना कर सके तो अंसु फाटी की यहाँ पर सेल हमको प्रॉफिट दे सकती है। लेकिन भाई सुबह होते होते यहां पर तख्ता पलट हो गया और एकदम से ब्राइटन जब रेस में आई तो आप कह सकते हो कि यहां पर चोदलेपोग्लू के इन्फ्लुएंस को बीट कर दिया डिजर्बी के इन्फ्लुएंस ने। और अब यहां पर ब्राइटन का हेयर वीगो हो चुका है कि भाई अंसु फाटी ब्राइटन में जाने वाले हैं। देखो यार, अंसु फाटी की अगर प्रोफाइल की बात करें, एक ऐसा प्लेयर है जो कि पॉकेट्स में खेलना प्रेफर करता है और ब्राइटन एक ऐसी टीम है जो कि पॉकेट्स को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकती है। आप कह सकते हो कि इट्स टू गुड। यस, काफी लोग कह रहे हैं कि लेफ्ट विंग पर उन पे काफी अच्छी डेप्थ है, स्ट्राइकर सेंटर फॉरवर्ड की बात करें वहां भी अच्छी डेप्थ है, तो यहाँ पर अंसु फाटी फिट का होगा। देखो क्योंकि यहाँ पर हमने पॉकेट्स की बात करें तो नंबर 10 एक ऐसी पोजीशन है जहां पर अंसु फाटी को डेवलप किया जा सकता है। और आप एक बार इमेजिन करके देखो कि अगर हम यहाँ पर फर्गसन की बात करें, मिटोमा की बात करें, अंसु फाटी की बात करें, ये तीनों का एक अच्छा ट्रायंगल बन सकता है। लेकिन हाँ, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अंसु फाटी एक ऐसा प्लेयर है जिसको रीइग्नाइट करना पड़ेगा, और क्या वो उस रास्ते पे है ये भी सोचने वाली बात है। ही इज नॉट ऑलरेडी द एस्टैब्लिश। तो ये आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि वो ब्राइटन में आके एकदम से ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस देना पड़ेगा? वहां पर हमको थोड़ी संयम की जरूरत है। इसी के साथ यहां पर अगर हम आब्दे की बात करें, अब देखो ये चीज तो कंफर्म होती हुई दिख रही है कि भाई अगर आब्दे को यहां पर गेम टाइम चाहिए और आब्दे को यहां पर लोन पे नहीं बल्कि परमानेंट ट्रांसफर पे बेचना चाहती है बार्सिलोना, तो देखो यहां पर जो वैल्यूएशन है बार्सिलोना की उसको मीट करने में ज्यादा क्लब्स यहां पर इंटरेस्टेड होंगे नहीं, लेकिन लोन ऑफर्स यहां पर पर्टिकुलरली हैं। लेकिन यहां पर कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि भाई अंसु फाटी अब क्योंकि चला गया है तो आब्दे को नेसेसरी कुछ है नहीं इतना मैंडेटरी कि सही में उसको सेल करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ये चीज तो कंफर्म है कि भाई क्योंकि अंसु फाटी चला गया, लेंगलेट चला गया और अब आब्दे पे भी थोड़ी सी तलवार लटक रही है, जाओ फिलिक्स का आना लगभग कंफर्म है कि भैया जाओ फिलिक्स तो आके ही रहेगा और इसमें अब कोई दो राय ही नहीं है। काफी लोग ये कह रहे हैं कि भैया क्या जाओ फिलिक्स के आगे आके भी कोई प्लेयर ज्वाइन कर सकता है? देखो मैं यहाँ पर अपने आप को नहीं देखता, मतलब बार्सिलोना को नहीं देखता हूँ अपने नजरिए से कि वो इतना आगे के अभी सोच रही है, क्योंकि है ही नहीं टारगेट इतना कि आप जरूरी थोड़ी है कि जस्ट फॉर द सेक कि आपको साइनिंग करनी है, चेल्सी थोड़ी हो। तो यहां पर मेरे को लगता है कि जाओ फिलिक्स वही वाली बात है यार, अंसु फाटी से भी खराब हालत है जाओ फिलिक्स की। उसके पास वो हर स्किल सेट है, उसके पास वो हर एक टैलेंट है जो कि सबको सरप्राइज कर सकता है और खड़े होकर ताली बजाने पे मजबूर कर सकता है। लेकिन जाओ फिलिक्स एक ऐसा प्लेयर है जिसने अभी तक ऐसा कुछ कारनामा करा नहीं है सिवाय काका के हेयर कट और उसके जैसा दिखने के अलावा। लेकिन यहां पर जावी को पता है कि भाई देखो जाओ फिलिक्स अगर मैं अपनी पे आ गया तो इस्तेमाल तो बढ़िया कर सकता हूं, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर बार्सिलोना फैंस के लिए एक्साइटेड होने की जरूरत तो है। इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी इंटर मियामी की। देखो यार मैंने थोड़ा ही मैच देखा था, लेकिन अगर लास्ट की कुछ क्षणों की मैं बात करूं तो ऑफकोर्स टाटा मार्टिनो को पता है कि भाई 3 पॉइंट जरूरत थी, तो यहां पर इट वाज ऑल इंटर मियामी अटैक। लेकिन जिस तरीके से नेशनल ने मिडफील्ड को क्लोज किया, जिस तरीके से लियोनेल मेसी के पाथ को बंद किया, एंड ऑफकोर्स आप कह सकते हो कि मेसी का भी कोई बेस्ट गेम नहीं था। ठीक है, अब एवरेज था, मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ खास यहां पर इन्फ्लुएंस आया नहीं और इंटर मियामी आज एक फ्लॉप शो घोषित कर सकते हैं। पहली बार या आई थिंक दूसरी बार ऐसा हुआ है जब उन्होंने यहां पर खाता नहीं खोला है मेसी के आने के बाद, और 9 गेम में 11 गोल और 3-4 असिस्ट के बाद यहां पर लियोनेल मेसी का भी दूसरा ही शट है, दूसरा ही मैच है जहां पर उन्होंने भी गोल स्कोर नहीं किया है। लेकिन इन इंडिविजुअल स्टैटिस्टिक्स की बात करें, इंडिविजुअल परसेप्शन से हटके यहां पर अगर आप बिगर पिक्चर की बात करोगे तो इंटर मियामी इस समय
बहुत ज़्यादा दूर होती हुई दिख रही है और काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। लेकिन जब मैंने टेबल को देखा, जिस तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से एनालिस्ट यहाँ पर अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैंने जब यहाँ पर टेबल को देखा तो भाई 3 मैचेस कम खेले हैं इंटर मियामी ने बाकी टीम्स के साथ। सो अगर ये तीनों की तीनों जीत जाती है तो बहुत बहुत चांसेस हैं कि भाई प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी इंटर मियामी ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस से। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज जीतना पड़ेगा और वो जीत भी जाएंगे भाई। एक आधी इक्की दुक्की टीम है जो कि बचा सकती है। बाकी तुम ये बताओ कौन है इंटर मियामी के लेवल पर? आधे लेवल पे भी नहीं है टीम्स वहां पर। खैर, इसी के साथ बात करते हैं आप थोड़े से रोने धोने की। तो अगर हम अपनी नोटी और सेक्सी बहू की बात करें तो भाई एम्बापे का किस्सा कंफ्यूज के साथ साथ ना अब हेट पे हटता जा रहा है। मतलब वो उधर शिफ्ट हो रहा है हेट पे। लाइक ये केस एक ऐसा टर्न लेने वाला है जहां पर रियल मैड्रिड का फैन डिसअपॉइंटेड नहीं होगा, बल्कि किलसेगी उसकी, वो किलसेगा, है ना, किलसने वाली डील होती है ना, वो वाली चीज हो जाएगी। अभी मैं तुमको थोड़ा सा टाइमलाइन के हिसाब से बताता हूँ। देखो, कल लगभग एक जर्नलिस्ट था, उसको वाइड स्प्रेडली रियल मैड्रिड की मीडिया कंपनी ने इस तरीके से प्रमोट किया कि भाई रात को 9:30 बजे हो जाएगा, सब कंफर्म है। मतलब बाकी फेब्रिजियो, डेविड ऑर्नस्टीन ये तो आमरण अनशन पे बैठे हैं, मौन व्रत हैं, तो गूंगे हैं सारे, ये बोल नहीं रहे, लेकिन भाई ने कह दिया कि 9:30 बजे हो जाएगा तो हो जाएगा। भाई मैं स्पेसिफिकली 9:20 का अलार्म लगा के जगाऊँ मैं, कि मैंने कहा अगर हो गया तो भाई लाइव आना पड़ेगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। कट गया भाई, पूरा का पूरा कट गया। और ये तो हुआ ही नहीं। 10:30 पौने 11 बजे तक तो यही खबर आ गई कि भाई एम्बापे का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, 2026 तक का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल है और एक जेंटलमैन क्लॉज है, 2024 में जाने देंगे। इसमें रियल मैड्रिड का बहुत बढ़िया कटा है। देखो, अगर ये यहाँ पर देखो, मैंने वही चीज़ कहा ना कि इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है, इतना कंफ्यूजन है कि ये चीज़ डिसअपॉइंटेड से अब आपको घृणा करने लगोगे आप इस चीज़ से। क्योंकि आप ये बताओ, रियल मैड्रिड, एक आप रियल मैड्रिड है, एक पीएसजी का है। रियल मैड्रिड के कैंप में 3 खबरें चल रही हैं। विनीसियस के अभाव में रॉड्रिगो गोल स्कोर करेगा, जोजेलो गोल स्कोर करेगा, चलो ठीक है। कार्लो एंसेलोटी को पता है कि रियल मैड्रिड अब किसी को साइन नहीं करने वाली, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर गिव अप नहीं करेगा। लेकिन उसको पता है कि टीम पिछले साल से भी कमजोर है, चलो ठीक है। रियल मैड्रिड किसी अटैकर को नहीं लेके आने वाली, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक मायने रखता है, वो है एम्बापे या फिर कुछ नहीं, ठीक है। पीएसजी में क्या चल रहा है? पीएसजी में चल रहा है कि एम्बापे को खुले बाहों के साथ वेलकम किया गया। एम्बापे का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू 2026 तक का बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, बस साइन करना बाकी रह गया है। 2024 का एक जेंटलमैन एग्रीमेंट के तौर पे उसको रियल मैड्रिड दिया जाएगा। वाओ, जेंटलमैन एग्रीमेंट। तो क्या मतलब हम इस चीज पे खुश हो सकते हैं कि पीएसजी यहाँ पर उसको 2024 में जाने देगी? फ्री में नहीं, जेंटलमैन क्लॉज के 250 मिलियन हम यहाँ पर अभी चूतियां हैं, लेकिन हम तब भी देंगे। तो रियल मैड्रिड का तो कट गया ना इसमें। अब यहां से सिर्फ एक ही चीज बच सकती है। मतलब अब हम उस लेवल पे आ चुके हैं जहां पर अभी कुछ 3 हफ्ते पहले हम ये सोच रहे थे कि पीएसजी की छाती पे चढ़ के मूत देंगे, लेकिन अभी तो हम खुद पे ही मूत पी रहे हैं। क्योंकि यहां पर हिसाब का बात यह है कि द पॉइंट इज नॉट कि जहां 2023 में हम एज अ फ्री एजेंट की बात करें या फिर 100 मिलियन की बात करें, 120, ना। उसके बाद हम आएगी 2024 में एज अ फ्री एजेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम इस चीज पे आ चुके हैं कि 2024 में हमको अगर ऐसा हो गया, उसने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया, तो 2024 में हम इतने बेवकूफ और इतने गधे हैं कि हम 250 मिलियन देके फिर एम्बापे को लेके आएंगे 2024 में। और यहां पर हम 2023 के ख्याली पुलाव पका रहे थे कि 130 140। मेरा दिमाग खराब हो गया। खैर, इसी के साथ अपने आगे बढ़ते हैं। अगर कोल पाल्मर की बात करें, चेल्सी लगी पड़ी है भाई। चेल्सी ऐसे जाती है जैसे ट्रेंड्स में डील होती है कि वही 3000 की शॉपिंग करो, 3500 के कूपन दे देंगे, तो फिर आप और फंस जाते हो। ऐसी चेल्सी का भी लग रहा है मेरे को। चेल्सी एक प्लेयर साइन करके आती है, दूसरा क्लब कहता है कि देखो सेल लग रही है, 40% ऑफ है कोल पाल्मर पे, तो फिर पाल्मर उठा के ले आए। अब देखो, जोक सपाट, कोल पाल्मर एक ऐसा प्लेयर है जो कि इतना तबाही मचा सकता है चेल्सी में कि उसका कोई हिसाब नहीं है। और पोचेटिनो को मैं एक ऐसा मैनेजर मानता हूं जो कि इस चीज को भली बात ही जानता भी है। लेकिन मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रहा, अगर कोई चेल्सी फैन आके ये कहेगा कि हमने एक यूथ रिक्रूटमेंट किया है और हमारे पास अभी इतनी इंजरी है, 11-12 इंजरी है, कि क्लब में नहीं है, एग्री है, लेकिन जब तुम्हारे पास सारे प्लेयर्स वापस आ जाएंगे तो तुम किसको कैसे खिलाओगे? और ये तुमने इतना भरा है, इसको कैसे करोगे? अगर एट स्टैंडर्ड की बात भी करें तो एक पोजीशन पे 2 की बंदी है, इनके पास एक पोजीशन पे 4 हैं, 4 प्लेयर हैं इनके पास। और उसमें भी मैं तुम्हें बताऊं तो कायदे से यहां पर कोल पाल्मर तीसरे स्थान पे आता है। कोल पाल्मर ऐसी क्वालिटी का कि वो किसी क्लब के पोजीशन पे तीसरे स्थान पे है। तो यहां पर चेल्सी को भाई देखो, खरीद तो आप बहुत अच्छा रहे हो, आप यूथ रिक्रूटमेंट तो बहुत तगड़ी कर रहे हो, और शायद से कोल पाल्मर एक ऐसी डील है जो कि सराहनीय भी है। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता कि जब आपके सारे प्लेयर वापस आ जाएंगे तो किसको खिलाओगे और किसको खुश रखोगे? भैया 25 ही जाते हैं चैंपियंस लीग के स्क्वाड में, 45 नहीं जाते। और अगर हम मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि डोकू को इसलिए लाया गया था क्योंकि उनको अंदर ही अंदर पता था कि भाई कोल पाल्मर शायद से जा सकता है?
खैर इसके अलावा अगर हम बात करें तो भाई मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि आपने मारेस को जान दिया, कोल पाल्मर एक 1v1 विंगर था, ठीक है, डोकू भी है लेकिन कोल पाल्मर भी था और आपको चाहिए। यहां पर क्या हम कह सकते हैं, कोल पाल्मर को करने में गलती करिए, लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता है पेप गार्डियोला जो सिस्टम होता है वो सिंपल है कि भाई किसी को जाना है मैं रोकूंगा नहीं। ये सिस्टम ऐसा है जो कि विदाउट प्लेयर थ्राइव कर सकता है। इस सिस्टम को प्लेयर की जरूरत नहीं है, प्लेयर को इस सिस्टम की जरूरत है। मैनचेस्टर सिटी का सिस्टम है ये यहाँ पर उसका किसी और क्लब का सिस्टम नहीं है यहाँ पर। अब सबसे पहले तो भाई मैथ्यूस न्यूनेस की डील हो चुकी है, डोकू खरीद लिया, मैथ्यूस न्यूनेस खरीद लिया, यहाँ पर कोवाचिच खरीद लिया, आप कह सकते हो कि गुंडोगन चला गया और यहाँ पर आप कह सकते हो कि रियाद माहरेज चला गया, केविन डी ब्रुयने इंजर्ड है। तो अभी की अगर हम कायदे से बात करें तो आपको आने वाले टाइम में दिखेगा कि अगर हम मैनचेस्टर सिटी के प्ले स्टाइल की बात करें तो अब इन पे वो प्लेयर्स बहुत सारे आ गए जो कि 1v1 ड्रिबल कर सकते हैं। भाई 1-on-1 टेक करने में इतने सारे प्लेयर्स हैं, इसमें आप बर्नार्डो सिल्वा और फिल फोडन को भी जोड़ दोगे तो खत्म है भाई। मतलब मैनचेस्टर सिटी ने नाक के नीचे से ऐसी, हम चेल्सी करते रहकर और मैनचेस्टर सिटी इतने बढ़िया तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर गई। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये लगता है कि यहां पर जस्ट ट्रेबल जीतने के बाद कितना एपिक चीज है। मतलब वही वाली चीज आती है ना कि जब शुरू में खबर आई थी कि भाई क्या मैनचेस्टर सिटी अपने आप को और मोटिवेटेड देखते हैं क्योंकि जस्ट ट्रेबल जीता है, सब तो जीत लिया। और तभी पेप गार्डियोला ने उन प्लेयर्स को रिप्लेस करके एक नई एनर्जी लेके आई है जो कि और भी ज्यादा मोटिवेटेड है, एंड दैट इज रियली। खैर इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी चिंदी चोरी की, यानी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की। तो भाई यूनाइटेड ने आमराबाद को मस्त ऑफर दिया। आमराबाद के लिए फियोरेंटीना को उन्होंने ऑफर दिया भाई 1 मिलियन अभी ले लेना, 1 मिलियन जनवरी में ले लेना, ऐसा हिसाब रखा। बिल्कुल ऐसा होता है ना कि वो धनिया के साथ नींबू वाली खबर थी। देखो आमराबाद को मैनचेस्टर यूनाइटेड चाहिए, लेकिन फ्योरेंटीनो को पता है कि यार देखो 35 मिलियन जो वैल्यू लेता है कम से कम 25 का तो दे, 30 का तो दे, और एफएफपी से यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के हाथ बंधे हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर डील भैया काफी ज्यादा थोड़ा सा बेचता है। नॉटिंघम फॉरेस्ट का भी भाई रेस में एंट्री हुई थी, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखना पड़ेगा कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड आमराबाद की इस डील को कैसे टेक ऑन करती है। और आई होप सो कि भाई आमराबाद मैनचेस्टर यूनाइटेड हो ही जाए, क्योंकि फियोरेंटीना और मैनचेस्टर यूनाइटेड में अभी एक राउंड ऑफ टॉक्स बाकी है डेडलाइन डे से पहले। ओके अलग है भाई, आमराबाद को एम्बापे बना के लेके आएंगे। खैर वान द बीक की बात करें तो भाई वान द बीक नहीं है प्लान्स में, और मतलब 4 साल लग गए बताने में कि भाई वान द बीक प्लान में नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की भाई वो ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, और वान द बीक भी भाई अलग ही है, जाना ही नहीं चाहता। मतलब ये तो प्लेयर्स भी अलग है भाई, है ही नहीं, जिनमें खुद में मोटिवेशन नहीं है उनको भाई क्लब कैसे मूव ऑन करवाएगा। खैर अभी ऑफर्स का पता नहीं कि भाई क्या ऑफर आएगा क्या नहीं है। लोरियंट का नाम आ रहा था, लेकिन एज ऑफ नाउ ये कंफर्म है कि वान द बीक जाता हुआ दिख रहा है, कहाँ जाएगा पता नहीं। अब भाई इसी के साथ अगर लिवरपूल की बात करें तो भाई ग्रेवनबर्ग टू लिवरपूल होता हुआ दिख सकता है। और जब भी पता है रिसेंट टाइम्स में लिवरपूल की अगर हम बात करें, जब भी कोई मिडफील्डर को लेके आते हैं तो एक बहुत ही वाइनाल्डम वाला एक कंपैरिजन आता है कि भाई वाइनाल्डम ने जिस तरीके से लिवरपूल में अपना कहर जमाया था, कोई प्लेयर कर सकता है। देखो ग्रेवनबर्ग और अगर हम यहाँ पर वाइनाल्डम की बात करें तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पहली चीज तो ग्रेवनबर्ग में वो फिजिकल एस्पेक्ट भी नहीं है, वो फुटबॉल आईक्यू भी नहीं है, और कायदे से फर्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट में वो उतना कुछ कारगर है भी नहीं। और यस ऑफ कोर्स वो ग्रेवनबर्ग आयाक्स में ठीक था, लेकिन अभी अगर हम बायर्न की बात करें या फिर उसके लेजिट प्रोफाइल की बात करें तो लिवरपूल को वो एक्सपोनेंशियली तो नहीं इंप्रूव करेगा। यस वो एक बैंडेज का काम कर सकता है, एंड अगेन यू हैव टू ट्रस्ट जर्गन क्लॉप और उस पूरे लिवरपूल के एनवायरनमेंट में कि वो वहां पर थ्राइव कर सकता है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइज। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए यार राम राम सारे आने।